हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम मोहित सिंह, स्वागत करता हूं आप सबका ई सरल ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, हमारी ऑर्गेनिक रिवीजन सीरीज बहुत ही अच्छी चल रही है और आप लोगों का बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं। तो इसीलिए फिर हम लोग लेके आ चुके हैं ऑर्गेनिक रिवीजन का एक और टॉपिक, जहां से बच्चे सबसे ज्यादा रोते हैं, जहां से स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा कंप्लेंट रहती है कि सर क्या करें, ये टॉपिक तो समझ में ही नहीं आ पाता है। और वो टॉपिक है कौन सा, आप लोग समझ गए होंगे। वो टॉपिक है हैलोजन डेरिवेटिव्स। हाँ, दिमाग में चलने लग गया होगा। SN1, SN2, SNI, E1, E2, E1CB, फलाना ढींगा, बहुत परेशान करते हैं, है ना, बहुत परेशान करते हैं। और एक्चुअली यहां पर जो समस्या आती है वो आती है डिफरेंशिएशन की, कि हम लोग मेन पॉइंट्स को ध्यान में नहीं रखते कि यार SN1 SN2 किस चीज में फर्क करेगा, E1 या E2 किस चीज में डिफरेंस क्रिएट करेगा। और जब आ जाती है दिक्कत तो कि यार SN1 होगा या फिर SN2 होगा, E1 होगा, E2 होगा, सब मैच कर देते हैं, सबसे ज्यादा समस्या आती है। उसी को देखते हुए हम लोग लेके आ चुके हैं ऑर्गेनिक रिवीजन सीरीज का अगला टॉपिक, जिसका नाम है हैलोजन डेरिवेटिव्स। चलो स्टार्ट करते हैं हैलोजन डेरिवेटिव्स से। और हैलोजन डेरिवेटिव्स में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, जो मेजर पोर्शन है वो आता है आपके पास SN1, SN2, SNI, E1, E2, E1CB। ठीक है, इसके अलावा भी और भी होती है SN की रिएक्शंस और एलिमिनेशन की, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ओके, चलो सबसे पहला जो सवाल आ जाता है वो उसी ऑर्डर में आ जाता है जिस ऑर्डर में हम पढ़ते हैं, यानी कि SN1 के बारे में पूछा गया। तो जब भी आपसे SN1 या E1 की बात की जाए तो दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि यहां पर बनने वाला इंटरमीडिएट क्या होता है, एक कार्बोकैटायन। यहां पर बनने वाला इंटरमीडिएट क्या होता है, कार्बोकैटायन। और कार्बोकैटायन के बारे में सोचते ही GOC पे तुरंत चले जाना है। कार्बोकैटायन के बारे में सोचते ही तुरंत GOC पे चले जाना है कि यार GOC से कार्बोकैटायन को कैसे रिलेट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ स्टेबिलिटी के टर्म में। जहां कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा, वहां पर रिएक्टिविटी ज्यादा किसकी, SN1 की भी और E1 की भी। क्लियर है। चलिए, तो पहला सवाल बोलता है कि बताओ भाई कि इन पेयर्स में से कौन सा ऐसा पेयर है जिसमें फर्स्ट वाला कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव है सेकंड वाले से फॉर SN1 रिएक्शन। इसको जरूर पढ़ लेना, फॉर SN1 रिएक्शन। तो चलो बारी बारी अपन एक एक ऑप्शन देखते हैं। क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ये तो ना बेचारा SN1 देता है ना ही SN2 देता है ना, क्योंकि अगर आप यहां कार्बोकैटायन बनाओगे तो भी पाप लगेगा। यहां पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने की वजह से SN2 के चांसेस भी कम हो जाते हैं, है ना। तो ना तो ये SN1 देता है ना ही ये SN2 देता है। ऑब्वियस सी बात है, साफ साफ दिख रहा है। यहां बनाओ कार्बोकैटायन, यहां बनाओ कार्बोकैटायन तो ये ज्यादा देगा SN1, वो तो SN1 देगा ही नहीं। इसके अलावा कौन होते हैं ऐसे वाले कंपाउंड्स, ब्रिजेड वाले, जो ब्रिजेड हैलाइड्स होते हैं वो भी SN1 और SN2 नहीं देते हैं। इसके अलावा विनाइलिक वाले भी SN1 और SN2 नहीं देते हैं। याद रख लेना, याद रख लेना। तो ऑप्शन ए तो चला गया। चलो सर ऑप्शन बी पे चलते हैं अपन, तो आगे की बात करते हैं। लो, ऑप्शन बी पे मैं चला गया। मैंने यहां दोनों जगह कार्बोकैटायन बना लिया। दोनों कार्बोकैटायन से पूछा बताओ कौन ज्यादा स्टेबल, उन्होंने बोला हम देखेंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो लो अल्फा हाइड्रोजन देख लिए। लो सर अल्फा हाइड्रोजन देख लिए। अब बताओ किसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा, सर बी वाले के पास, मतलब सेकंड वाले के पास। तो ऑब्वियसली ये वाला ज्यादा स्टेबल हो गया। आंसर आया क्या अभी तक? नहीं, अभी तक आंसर नहीं आया। चलो ऑप्शन सी के बारे में बात करते हैं फटाफट से। यहां से उड़ाया तो यहां कार्बोकैटायन बनाया, यहां से उड़ाया तो यहां कार्बोकैटायन बनाया। यहां अल्फा H देखो, यहां अल्फा H देखो, यहां अल्फा H आएंगे 5, यहां अल्फा H देखो, यहां अल्फा H आएगा 1, सिर्फ ये वाला। अच्छा यहां पर है ना कुछ तो महारथी होते हैं, दिमाग लगाने लग जाते हैं। सर रीअरेंजमेंट के बाद तो देख लो, सर रीअरेंजमेंट के बाद तो देख लो। अरे रीअरेंजमेंट तो बाद का स्टेप है, रीअरेंजमेंट तो बाद का स्टेप है, पहला स्टेप तो होने दो, पहले कार्बोकैटायन बनने तो दो, फिर रीअरेंजमेंट पे जाना। रीअरेंजमेंट के बाद तो कहानी सबकी बदल जाएगी, है ना। रीअरेंजमेंट के बाद तो कहानी सबकी बदल जाएगी। आपको हमेशा जो भी बताना होता है रेट के बारे में, तो आपको रीअरेंजमेंट से पहले का पार्ट ही कंसीडर करना होता है,
जहां पर आपके पास पहला कार्बोकेटायन बन रहा हो, क्योंकि वही आरडीएस है इस रिएक्शन का। E1 का भी यही होता है और SN1 का भी यही होता है। तो हाँ, इस केस में हमारा फर्स्ट वाला क्या हो गया, ज्यादा रिएक्टिव, और पूछा भी था फर्स्ट कंपाउंड के लिए, तो आंसर हो गया सी। ऑप्शन डी भी फिलहाल चेक कर लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी अगर आप यहां से उड़ाओगे तो यहां बनेगा प्लस चार्ज 1 डिग्री का कार्बोकेटायन, यहां से उड़ाओगे तो बनेगा 3 डिग्री का कार्बोकेटायन। बताओ कौन सा कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल, बताओ, ये वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक, तो हमेशा ध्यान रखना, एक चीज का दिमाग में बैठा के रखना कि जब रिएक्टिविटी का सवाल है तो फर्स्ट स्टेप के हिसाब से चलना, कार्बोकेटायन बना तुरंत उसके हिसाब से देखना, रीअरेंज करके तो वो क्या बना लेगा, फिर तो ऑप्शन ही सारे मैच नहीं करेंगे। फर्स्ट स्टेप से चलना, पहला कार्बोकेटायन बनते ही रिएक्टिविटी की बात आनी चाहिए। चलिए सर, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। ओके, अगला आ जाता है AgNO3 के साथ व्हाइट पीपीटी कौन देगा। अब ये AgNO3 एक्चुअली करता क्या है, अगर मैं नाइट्रेट्स की बात करूं, ठीक है, थोड़ा सा इनऑर्गेनिक की अगर मैं बात करूं तो हमें पता होना चाहिए कि सारे के सारे नाइट्रेट्स क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। सारे के सारे नाइट्रेट्स क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। इसीलिए जब हम मेटलर्जी पढ़ते हैं तो हम कभी भी नाइट्रेट्स वाली ओर देख नहीं पाते हैं। हम जनरली मेटलर्जी में नाइट्रेट्स की ओर नहीं देखते हैं। क्यों नहीं देखते हैं, क्योंकि वो वाटर सॉल्युबल होती है, वो पानी में ही घुलना पसंद करती है। तो यहां पर AgNO3 बेसिकली क्या करने वाला है, ये जो Ag+ है, ये जो Ag+ है, ये पागलों की तरह घूम रहा है, तलाश कर रहा है, किसकी तलाश कर रहा है, एक हैलोजन की, और वो हैलोजन फ्लोरीन नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो हैलोजन फ्लोरीन नहीं होना चाहिए, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में से कोई भी हो जाए। तो ये तलाश कर रहा है एक हैलोजन की। सर क्यों तलाश कर रहा है हैलोजन की, क्यों, इसीलिए कर रहा है ताकि ये क्या दे दे, AgCl का PPT, AgCl का क्या दे दे, PPT दे दे। और आपको पता होगा कि PPT रिएक्शंस काफी तेज होती है, PPT रिएक्शंस काफी तेज होती हैं। तो इतना तो समझ में आ गया कि AgCl निकलने वाला है। अब यहां से Cl निकलेगा, हैलोजन निकल गया, हैलोजन निकलेगा तो क्या छोड़ के जाएगा, हमेशा AgNO3 के साथ आप ध्यान रखना कि प्लस चार्ज बनाया जाता है। हमेशा ध्यान रखना कि AgNO3 के साथ कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। अगर आप कोई भी अल्काइल हैलाइड लेते हो, कोई भी अल्काइल हैलाइड लेते हो, अगर AgNO3 के साथ डाला है तो उसकी मंशा क्या होगी, उसकी इच्छा क्या होगी, तुरंत हैलोजन को बाहर निकालूं, PPT बना लूं और वहां कार्बोकेटायन बना के आ जाऊं। ठीक, तो ये ध्यान रखना कि कार्बोकेटायन बना के आएगा, लेकिन इस केस में कार्बोकेटायन नहीं बन सकता है। तो व्हाइट पीपीटी कौन देने वाले हैं, व्हाइट पीपीटी A देगा, C देगा, और आंसर हो जाएगा हमारा D, बोथ A एंड C। तो AgNO3 के साथ डरना मत, AgNO3 अगर दिखता है तो चुपचाप से व्हाइट पीपीटी बनाने की कोशिश करना। ठीक है, जहां जहां आपको लगता है कि कार्बोकेटायन स्टेबल बन सकता है वहां बना देना। विनाइलिक मत बनाना, है ना, ब्रिजहेड मत बनाना, या फिर ये वाला बेंजीन के ऊपर कार्बोकेटायन मत बना लेना। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा सर, यहाँ SN1 होगा या SN2 होगा, तो कार्बोकेटायन बन रहा है, कार्बोकेटायन अगर बन रहा है तो फिर SN1 ही होगा, कार्बोकेटायन बन रहा है तो SN1 ही होगा। जनरली इसके साथ कभी भी रिएक्टिविटी की बात नहीं की जाती है, इसके बारे में यही पूछा जाता है कि बताओ कौन व्हाइट पीपीटी देगा। लेकिन अगर रिएक्टिविटी की बात करेगा तो बोलेगा, क्या बोलेगा कि बताओ इन कंपाउंड में से सबसे तेजी से, वैसे तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन फास्ट ही होती है, लेकिन उसमें भी बोल देगा कि बताओ सबसे तेजी से कौन व्हाइट पीपीटी का फॉर्मेशन करेगा, है ना, सबसे तेजी से या सबसे ज्यादा फास्ट कौन व्हाइट पीपीटी का रिएक्शन करेगा, व्हाइट पीपीटी का फॉर्मेशन करेगा। उस केस में आप फिर रिएक्टिविटी देख सकते हो कि कौन सा कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल बन रहा है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी। सिल्वर से रिलेटेड अगर बात आई है तो वैसे अभी हम लोग SN2 पे नहीं आए, फिर भी मेरे को याद आया तो कुछ बता देता हूं। अगर यहां मैं NaCN ले लूं, किसके साथ, मैंने NaCN ले लिया, CH3Cl के साथ डाल दिया, सॉल्वेंट ले लिया, कोई पोलर अप्रोटिक, मुझे पता है ये रिएक्शन SN2 ही होने वाली है। सेम मैंने CH3Cl लिया
और साथ में ले लिया क्या, AgCN। सेम मुझे पता है दोनों जगह SN2 होने वाली है। अब सवाल आता है, ठीक है, अब यहां पर सवाल आता है कि बताओ कौन से किस केस में क्या प्रोडक्ट आपको मिलेगा। ऑब्वियसली मैंने लिखा है तो प्रोडक्ट के बारे में ही पूछूंगा, है ना। तो NaCN हमें पता है ये एक S ब्लॉक का एलिमेंट है, इसकी पोलराइजिंग पावर एकदम खत्म होती है, लुल होती है इसकी पोलराइजिंग पावर, है ना, नील बटे सन्नाटा होती है। लेकिन ये D ब्लॉक का एलिमेंट है, तो यार ये क्या करेगा, तो पहले डिसाइड करना है डोनर होता कौन है। एक्चुअली में साइनाइड में डोनेट कौन करेगा, अपना लोन पेयर न्यूक्लियोफाइल की तरह कौन काम करेगा, कार्बन। कौन काम करेगा, कार्बन। अच्छा सर Cn माइनस में चार्ज कार्बन पे होता है, क्या बात कर रहे हो, नहीं सच्ची, सही में, है ना। तो ध्यान रख लेना, साइनाइड में जो चार्ज होता है वो कार्बन पे होता है। तो यहां क्या बनने वाला है, CH3Cl, लो N कर दिया मैंने, CH3Cn। अब आती है बात इसके लिए, Ag D ब्लॉक का एलिमेंट, पोलराइजिंग पावर ज्यादा, कार्बन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच लेगा, और फिर बोलेगा नाइट्रोजन तू दे के आ, नाइट्रोजन तुझे मौका दे रहा हूं, तू अपना लोन पेयर दे के आ जा, तू न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर ले। तो नाइट्रोजन खुश हो जाता है और बोलता है बढ़िया है, नाइट्रोजन खुश हो जाता है और इस तरीके का हमें कंपाउंड देखने को मिल जाता है, दैट इज योर आइसोसाइनाइड। क्या देखने को मिल जाता है हमें, आइसोसाइनाइड देखने को मिल जाता है। तो कभी कभार सवाल डायरेक्टली पूछा जाता है कि बताओ किस केस में साइनाइड मिलेगा और किस केस में आइसोसाइनाइड मिलेगा। सेम हमारे पास चलता है किसके लिए, सेम चलता है हमारे पास NaNO2 के लिए और AgNO2 के लिए, और भी इसके खूब सारे होते हैं हमारे पास, 2-3 और होते हैं, बट सब जगह एक ही कंसेप्ट लगाना है कि जो अच्छा न्यूक्लियोफाइल था उसको सिल्वर क्या कर देता है, बेकार बना देता है, और जो थोड़ा सा कमजोर था, जैसे यहां नाइट्रोजन को उसने मौका दे दिया, यहां पर उसने नाइट्रोजन को मौका दे दिया। ठीक, ये भी एक टाइप का सवाल आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज, साइनाइड में कार्बन आ रहा है, इंपॉर्टेंट, साइनाइड से एक कार्बन का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। तो अगर आप अपने जो एनसीईआरटी की पीछे वाली एक्सरसाइज होती है कन्वर्जन रिएक्शंस, वहां देखना कि अगर कार्बन बढ़ाने की बात आती है, तो साइनाइड को सबसे ऊपर रखा जाता है। ठीक है, कार्बन अगर बढ़ाने की बात आती है तो साइनाइड को सबसे ऊपर रखा जाता है, क्योंकि साइनाइड से एक कार्बन का एडिशन होता है। ओके, साइनाइड से एक कार्बन का एडिशन होता है। तो फिलहाल इसका आंसर था डी, बाकी कुछ कहानी थी जो मुझे लगी इंपॉर्टेंट है। ओके, अगला आ जाता है हमारे पास, कुछ लिया था हमने ए। ओके, इसको A B C ये एक्चुअली थोड़े दिक्कत दे देंगे, तो अपन इसको छोटा a, छोटा b और छोटा c कर देते हैं, है ना। तो हमने ये लिया था और बना दिया हमारे पास CH3CHO, दैट इज योर एसिड एल्डिहाइड। तो बोला है आइडेंटिफाई करो A, B और C, आइडेंटिफाई करो A, B और C। तो ऑप्शन में देखो, इथाइल, इथाइल, इथेन, इथेन, इथाइल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपेन, प्रोपाइल क्लोराइड, प्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, ये सारी चीजें अपने को दे रखी है ना, प्रोपेनॉल दे रखा है। तो अब हमें देखना है कि एक्चुअली में फाइनल प्रोडक्ट में कितने कार्बन दिख रहे हैं, 2। ठीक, फाइनल प्रोडक्ट में हमें कितने कार्बन दिख रहे हैं, 2 कार्बन दिख रहे हैं। तो इससे मैं क्या जज कर सकता हूं, अच्छा देखो यहां CH3CHO लिखा है और ये एक्चुअली स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा, दैट इज योर ऑक्सीडेशन। उल्टा चलते हैं हम लोग, तो CH3CHO का मैंने करा दिया रिडक्शन, उसने तो ऑक्सीडेशन करके दिया है, हम रिडक्शन करा देते हैं। मैंने रिडक्शन कराया तो मेरे को मिला CH3CH2OH, CH3CH2OH। अब ये मत बोलना कि सर रिडक्शन करा के CH3CH3 तक क्यों नहीं लेकर। ठीक है, आंसर की डिमांड के हिसाब से चलना पड़ेगा, क्वेश्चन जो डिमांड कर रहा है उसके हिसाब से सोचो। तो मैंने इसका रिडक्शन करा दिया तो बना दिया CH3CH2OH। अच्छा, फिर यहां पर एक्चुअली क्या डाला है, तो मुझे इससे हिंट लग गया कि यार ये C जो है वो क्या हो सकता है, ये वाला पार्ट हो सकता है, जो C है वो मेरा ये कंपाउंड हो सकता है। अब मैंने क्या करा, मैंने यहां पर CH3CH2 और OH हटा दिया और Cl लगा दिया।
OH हटा दिया और मैंने Cl लगा दिया। अब देखो यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये Cl2 दे रखा है, ये सिर्फ Cl2 दे रखा है, तो आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि यहां पर लाइट की प्रेजेंस में ही क्या हुआ होगा, हेलोजिनेशन हुआ होगा। दिमाग मत लगा लेना कि Cl2 से SN1 करा दी, SN2 करा दी, पता नहीं क्या क्या करा दिया। सिंपली यहां चलना है कि यहां पर Cl2H की प्रेजेंस में रहा होगा तो हेलोजिनेशन ही हुआ होगा। अब हेलोजिनेशन किसका करोगे, तो यहां से मैंने क्या कर दिया, माइनस, यहां पर हमने क्या कर दिया, Cl को हटा दिया, यहां क्या कर दिया, Cl को हटा दिया और यहां बना दिया CH3CH3। उल्टा चले, चलो उल्टा का चल के देख लेते हैं एक बार, हमने सही बनाया है नहीं। यहां अगर Cl2 डाल दो इन प्रेजेंस ऑफ HNu तो हमें पता है मोनोहेलोजिनेशन हो जाएगा, सही बात है। अगर यहां Cl2HNu डाल दूं तो मोनोहेलोजिनेशन हो जाएगा, मुझे ये प्रोडक्ट मिलेगा। फिर अगर मैं यहां डाल दूं क्या, एक्वस KOH, अगर मैंने यहां एक्वस KOH डाल दिया तो मुझे पता है क्या होने वाला है, CH3CH2OH मिलेगा। और कौन से मैकेनिज्म से मिलेगा ये भी ध्यान रखना, SN2 मैकेनिज्म से मिलने वाला है एक्वस OH KOH, क्योंकि OH माइनस एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। उसके अलावा ये जो सबस्ट्रेट है ये 1 डिग्री है, यहां कार्बोकेटायन बनाओगे पाप लगेगा, है ना, यहां कार्बोकेटायन बनाओगे तो पाप लगेगा। उसके बाद मुझे पता है कि अगर मैं अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर देता हूं, माइल्ड ऑक्सीडेशन, तो मुझे क्या मिल जाता है, एल्डिहाइड मिल जाता है। माइल्ड ऑक्सीडेशन करा है इसलिए एल्डिहाइड मिला, अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कर दे तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी मिल जाता। फिलहाल के लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमने लिया था इथेन, फिर बनाया इथाइल क्लोराइड और लास्ट में हमें मिल गया CH3CH2OH। योर आंसर इज ऑप्शन बी। प्रोपेन लेते तो प्रोपाइल क्लोराइड बनता और फिर प्रोपाइल क्लोराइड के बाद ये बनता, लेकिन इसके ऑक्सीडेशन से हमें एसिटाल्डिहाइड नहीं मिलता, यहां हमें प्रोपेनल मिल जाता। यहां हमें क्या मिलता, प्रोपेनल मिलता, यहां पर इथेनल मिला है। ओके, सो आंसर इज योर ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये कुछ नया भी देखा कि हाँ किस तरीके से हम रिएक्शंस को देख सकते हैं। आप ऑप्शन चेक करके भी कर सकते थे। पूछा इसने क्या था, आइडेंटिफाई ए बी एंड सी, तो ए हो गया इथेन, फिर इथाइल क्लोराइड और फिर इथेनॉल, है ना, सिंपल। चल आगे बात करते हैं। बोला है द गिवन कंपाउंड गिव्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। मुसीबत, ना तो हमें न्यूक्लियोफाइल की बात करी है, ना ही हमें सॉल्वेंट की बात करी है। आधे स्टूडेंट्स तो यहीं पर ही ढेर हो जाते हैं, खुद बोल देते हैं कि सर ये तो गलत क्वेश्चन है, ना तो न्यूक्लियोफाइल बोला है ना ही सॉल्वेंट बोला है। बेटा कंडीशंस तो उसने खुद बोली है कि आप अज्यूम करके देखो। आप एक बार SN1 की कंडीशंस रख के देखो, आप एक बार SN2 की कंडीशंस रख के देखो, बताओ फिर मुझे कि उसके हिसाब से क्या होगा। उसने ये थोड़ी बोला है कि नहीं नहीं मैं तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ही ले रहा हूं। कंडीशंस उसने स्पेसिफाई नहीं करी है, तो इसका मतलब कंडीशंस हमें लेनी पड़ेगी। तो यहां लगाते हैं हम दिमाग। पहले मैंने सोचा कि यार इसको एक बार देख लेते हैं, अगर मैंने इसके साथ SN1 कराया तो क्या होगा। पहले चीज क्या होनी चाहिए, SN1, है ना, स्टेप बाय स्टेप चलो। पहले मैंने सोचा कि यार अगर SN1 कराऊं तो क्या होगा, तो SN1 कराया, मैंने इसको भगाया। SN1 की कंडीशन क्या होती है, SN1 की क्या कंडीशन होती है कि कार्बोकेटायन स्टेबल बनना चाहिए। तो मैंने चेक कर लिया कि यार SN1 करा के देख लेते हैं एक बार कि कार्बोकेटायन स्टेबल बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, कार्बोकेटायन स्टेबल बन रहा है या नहीं बन रहा है। हमने देखा कार्बोकेटायन बन गया। कार्बोकेटायन को तो तुमने देखा, लेकिन तुमने इस ऑक्सीजन को नहीं देखा। इस ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है, तो बेसिकली ये क्या करने वाला है, बैक बॉन्डिंग करने वाला है। और हमें पता है कि बैक बॉन्डिंग से स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। बैक बॉन्डिंग से क्या होती है, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। क्यों, क्योंकि बैक बॉन्डिंग एक कंप्लीट ऑक्टेट कर देता है। बैक बॉन्डिंग क्या करता है, एक कंप्लीट ऑक्टेट बनाता है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो हां, हमने बोल दिया कि भैया SN1 तो जरूर दे देंगे, कि भैया ओह एक मिनट, अरे आजा, कि भैया SN1 तो जरूर दे देंगे। ठीक, तो SN1 तो हो गया कि हाँ SN1, लेकिन ऑप्शन में ओनली SN1 भी दे रखा है। अब देखते हैं SN2। मैं फिर आया इसके पास, मैंने बोला सुन, उसने बोला सुना, मैं ला रहा हूं एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, अब तू बता रिएक्शन करेगा या नहीं करेगा।
मैंने इससे बोला स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लिया, अब तू बता रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा। उसने बोला देख ये कौन सा है, ये जो आपके पास बेसिकली अल्काइल हैलाइड है, इसकी डिग्री क्या 1 है, क्या ये एक और कार्बन से जुड़ा हुआ है, नहीं। लेकिन मुझे इतना पता है ना तो ये 2 डिग्री का है, ना ये 3 डिग्री का है, ना ये 1 डिग्री का है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये क्या दे सकता है, SN2 भी दे सकता है, क्योंकि यहां पर इधर कहीं से कहीं तक स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं मिल रहा है। उल्टा ये जो ऑक्सीजन है यहां से -I से इस पे बना रहा है तबियत से डेल्टा प्लस। ब्रोमीन तो डेल्टा प्लस बना ही रहा था, साथ ही साथ में ये ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन्स को खींच के क्या बना रहा है, डेल्टा प्लस। आपको पता होना चाहिए पार्शियल चार्जेस जैसे जैसे बढ़ते हैं, पार्शियल प्लस चार्ज जैसे जैसे बढ़ेगा, SN2 की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ती जाएगी। ये जाएगा इस पे, बोलेगा यहां से निकल, पहली फुर्सत में निकल जा। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये SN2 भी दे सकता है। ठीक, तो आंसर हो जाएगा हमारा क्या, SN1 एज वेल एज SN2। ये तो पता नहीं क्यों ही दे रखा है, E1 बरबट में है, जबरदस्ती E1 दे दिया। यहां E1 करा के अल्कीन बनाऊं तो कहां बनाऊं, E1 कराने के लिए अल्कीन बनाऊं तो कहां बनाऊं, जगह ही नहीं है कहीं पे। तो SN1 और SN2 दोनों दे देगा। रीजन क्या है, कार्बोकेटाइन स्टेबल बन रहा है, SN2 के लिए कोई भी किसी भी प्रकार का स्टेरिक हिंड्रेंस देखने को नहीं मिल रहा है। तो आंसर हो जाएगा सी। क्लियर। तो ये SN1 और SN2 की अप्रोच है, कैसे आपको सोचना है। इसके लिए आपको थ्योरी पता होनी चाहिए, और इसके लिए आपको मेगा रिवीजन सीरीज के जो वीडियोस चल रहे हैं ऑर्गेनिक के, आपका हैलोजन डेरिवेटिव्स का जरूर देखना पड़ेगा, तभी आपको यहां समझ में आएगा कि यार यहां क्या होने वाला है। अगर आपने पढ़ भी रखा है तो भी एक बार देख लेना, अगर नहीं पढ़ रखा है तो फिर जरूर से देख लेना, फायदा मिलेगा उसका यहां पर, उस थ्योरी का फायदा आपको यहां पर मिलने वाला है। चलो आंसर सी हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। विच हैलाइड या हैलाइड्स आर नॉट प्रिपेयर्ड बाय डार्जन्स रिएक्शन। ठीक, तो डार्जन्स प्रोसेस आपने सुना होगा, डार्जन्स प्रोसेस होता है SOCl2 का फंडा, है ना। डार्जन्स प्रोसेस क्या होता है, SOCl2 का फंडा होता है। बेसिकली क्या करते हैं हम लोग, बेसिकली हम लोग यहां लेते हैं एक ROH और डाल देते हैं SOCl2, तो हमें देखने को मिल जाता है RCl प्लस SO2 प्लस HCl। ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स तो नहीं बोल सकते, हाँ ठीक है, फिर भी एक अच्छा खासा मेथड होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, या फिर आप बोल सकते हो अल्काइल क्लोराइड। क्यों सर, क्योंकि यहां पर जो दोनों के दोनों साइड प्रोडक्ट्स हैं वो क्या है, गैसियस है, वो उड़ जाएंगे और बचेगा कंटेनर में सिर्फ RCl। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर अल्काइल क्लोराइड। अच्छा सर, तो इसके बारे में खास क्या है, यहां जो मैकेनिज्म चलता है वो चलता है SNI। कौन सा मैकेनिज्म चलता है, SNI। और SNI से ध्यान रखना, अगर यहां कायरल कार्बन हुआ और अगले में भी अगर कायरल कार्बन बना तो उसके कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी चेंज नहीं आता है। यहां पर कॉन्फ़िगरेशन कैसा रहता है, रिटेंशन रहता है। कॉन्फ़िगरेशन क्या रहता है, रिटेन्ड रहता है। लेकिन अगर इसी की जगह मैं साथ में ले लूं SOCl2 के कौन, मैं साथ में ले लूं यहां पर पिरिडीन। पिरिडीन याद है ना, बच्चे का बिकार बोलते सर, वो है ना सर, वो बेंजीन है, बेंजीन पे से एक कार्बन हटा दो, नाइट्रोजन लगा दो, उस कंपाउंड की एक रिएक्शन है, अरे उसको पिरिडीन बोलते हैं, उसको पिरिडीन बोलते हैं। तो पिरिडीन अगर आप ले लेते हो, पिरिडीन अगर आप ले लेते हो तो जो भी आपके पास RCl बनेगा, अगर इधर कायरल कार्बन बना तो ये होगा इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट, ये होगा इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट। अब एक चीज और आती है SN2 के रिगार्डिंग, जो कि एक और गलतफहमी है। SN2 में मैक्सिमम हम लोग ये सुनते हैं कि यहां पर कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आता है, मतलब जो आपने लिया था कायरल, उसके बाद वो कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर जाता है, इन्वर्ट हो जाता है। बेसिकली उसका मतलब ये होता है कि अगर आपका लीविंग ग्रुप डैश पे लगा हुआ था, सॉरी वेज पे लगा हुआ था, अगर वो लीविंग ग्रुप वेज पर लगा हुआ था Lg, तो ऑब्वियस सी बात है रिएक्शन के बाद जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो डैश पर जाएगा, वो डैश पर जाएगा। लेकिन अगर यहां R था, मान लो
मान लो कि यहां कॉन्फ़िगरेशन R था, तो ये जरूरी नहीं है कि वो यहां पर भी S हो जाए। दैट इज व्हाट यू कॉल इन्वर्जन, है ना। आप लोगों के हिसाब से इन्वर्जन वो है जो आप लोग बोलते हो कि यहां R था तो यहां S हो जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये डिपेंड करता है आने वाले ग्रुप और निकलने वाले ग्रुप्स की प्रायोरिटी पर। ऐसे भी केस देखे जाते हैं जहां पर R का R ही रह जाता है। ऑब्वियस सी बात है, एंगल ऑफ रोटेशन तो बदलेगा लेकिन कॉन्फ़िगरेशन सेम रह सकता है। सो दैट स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू ऑलवेज कि कॉन्फ़िगरेशन बदलेगा। R का S हो जाएगा जरूरी नहीं है, पर यह बात जरूर है कि वेज पे था तो डैश पे जरूर हो जाएगा। हो सकता है R का R रह जाए, S का S रह जाए। तो ये SN2 के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिसको ध्यान रखना। ठीक, तो ये डार्जन्स के बारे में मैंने बता दिया। इस क्वेश्चन से क्या कनेक्शन है हमारा, वो बोल रहा है कि डार्जन रिएक्शन कौन सा नहीं देता है। कौन कौन से हैलाइड्स को आप डार्जन से नहीं बना सकते हो। एक्चुअली RBr और RI को आप डार्जन्स प्रोसेस से नहीं बना सकते हो। RBr और RI को आप डार्जन्स प्रोसेस से नहीं बना सकते हो। ऑप्शन हो जाता है डी। मन में आएगा सवाल, सर क्यों नहीं, मन में आएगा सवाल क्यों नहीं। तो बेसिकली SOBr2 और SOI2 ये क्या होते हैं, हाईली अनस्टेबल स्पीशीज होती हैं। क्या होती हैं, हाईली अनस्टेबल स्पीशीज होती हैं। इसीलिए इन दोनों की मदद से हम ये दोनों नहीं बना सकते हैं, हम RCl ही बनाते हैं। ठीक, तो इस क्वेश्चन में खास क्या था, खास ये था कि ये दोनों नहीं बनते हैं, सिर्फ ये बनता है विद डार्जन्स प्रोसेस। बाकी खासियत तो मैंने आपको सारी यहां दिखाई दी। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले सवाल पे, तो आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट एक्सपेक्टेड टू गिव अ सैटिस्फैक्टरी यील्ड ऑफ अल्काइल आयोडाइड। ओके, अल्काइल आयोडाइड की आपके पास कौन सी रिएक्शन में परसेंटेज जो है वो अच्छा नहीं मिलेगा। सो इसको हम जानते हैं, ये जाएगा SN2 मैकेनिज्म से, आयोडीन जाएगा, ब्रोमीन को निकाल देगा बाहर, निकल, ठीक है, पहली फुर्सत में निकल जाए यहां से, और ये जो आयोडीन है इसको हटा देगा। ऑब्वियस सी बात है यहां हमें अल्काइल हैलाइड मिल जाएगा। ऊपर वाली रिएक्शन में क्या होगा, H3PO4 डाला हुआ है, एक एसिड डाला हुआ है, ये क्या करेगा, इधर इसको प्रोटोनेट करेगा, यहां से निकालेगा, आयोडीन आएगा, अटैक करेगा और जुड़ जाएगा। तो यहां पर भी हमें आयोडीन मिल जाएगा। तो यहां मिलेगा, यहां मिलेगा। ये आपने देखी हुई होगी CH3CH2OH PI3 PCl3 PBr3 की रिएक्शन अल्कोहल्स के साथ। ऑब्वियसली यहां पर भी हमें अल्काइल आयोडाइड मिल जाएगा, अल्काइल आयोडाइड मिल जाएगा। इस रिएक्शन के बारे में क्या कहना है, ये रिएक्शन कहां देखी है, डी वाली रिएक्शन कहां देखी जाती है, कहां पाई जाती है ये रिएक्शन। अलग अलग चैप्टर्स में डाल सकते हो, लेकिन मैं जो मेरा आइडिया है मैं इसको हाइड्रोकार्बन में ही ले लेता हूं। तो बताओ कहां आप इस रिएक्शन को पाते हो। हाँ, अगर आपको याद आ रहा हो तो ये होती है हंस डिकर रिएक्शन। ठीक है, स्पेलिंग तुम देख लेना, अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूं। हंस डिकर रिएक्शन होती है जहां पर आप क्या लेते हो, जहां पर आप लेते हो सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसको डालते हो किसके साथ, X2 के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, और आपको देखने को मिल जाता है R ऑफ X, X नॉट इक्वल्स टू फ्लोरीन। यहां पर आपके पास X जो है वो फ्लोरीन नहीं होना चाहिए। तो सर क्या गलत लिखा हुआ है, सही तो लिखा हुआ है, यहां पर भी तो मिल जाएगा आपको CH3 CH2 CH जो भी है, मतलब I मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। यहां पर आपको एक्चुअली नहीं मिलने वाला है, क्योंकि हंस डिकर रिएक्शन में अगर आपने आयोडीनेशन की बात करी होगी, अगर आप आयोडीन ले लेते हो और सॉल्ट का रेशियो इस टू इसका रेशियो अगर 2:1 होता है, ध्यान रखना ये रेशियो फिक्स होना जरूरी है, ये रेशियो फिक्स होना बहुत जरूरी है। अगर इसका 2:1 रेशियो लिया जाता है तब आप यहां पर अल्काइल आयोडाइड नहीं देखते हो, तब आप यहां पर देखते हो क्या, देखो 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 देखो, ये लो, यहां पर आप एक्चुअली एक एस्टर का फॉर्मेशन करा देते हो। कंडीशन ये है कि जो ये रेशियो है वो 2:1 होना चाहिए। सर आपको कैसे पता 2:1 है, स्टाइक्योमेट्री देख लो, स्टाइक्योमेट्री देख लो, इसके 2 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। 2:1 का क्या है, रेशियो होना चाहिए,
तब आपको एस्टर देखने को मिलता है। अगर ये रेशियो 1:1 हो जाता है तब आप अल्काइल आयोडाइड देखते हो। क्लियर है? तो इंपॉर्टेंट इसमें यही था कि यहां पर हमें मेजर प्रोडक्ट एस्टर मिलने वाला है, ना कि अल्काइल आयोडाइड। और ये हंस डेकर रिएक्शन है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का पाथ होता है, तो आप उधर जाके जरूर देख सकते हो। ओके, सो दिस वाज एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बट ये ध्यान रखना जो ये रेशियो है वो 2:1 का होना जरूरी है। ठीक है, चलिए, ट्रीटमेंट ऑफ अमोनिया विद एक्सेस इथाइल क्लोराइड, तो ये काफी बार देखा हुआ है, बहुत कॉमन सी रिएक्शन है। बस इस कॉमन सी रिएक्शन की खासियत क्या है मैं तो वो बताता हूं। NH3 ले लिया और आपने ले लिया क्या, EtCl। हमें पता है अमोनिया एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल है जो कि न्यूट्रल तो है, जनरली हम लोग स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में किसको लेते हैं, OH- को ले लेते हैं, I- को ले लेते हैं, Br- को ले लेते हैं। ठीक है, ये एक ऐसा मात्र न्यूक्लियोफाइल है जो कि न्यूट्रल है, स्टिल इट इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बहुत ही क्या होती है, ज्यादा होती है, बशर्ते ये जबकि क्या है, न्यूट्रल है। और यहां पर काफी सारे स्टूडेंट्स का दिमाग चल जाता है कि न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है तो यार फिर तो SN1 होना चाहिए। अगर न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है तो फिर तो SN1 होना चाहिए। नहीं बेटा, ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है और ये फेवर करता है SN2 वाले पाथ को। कौन से वाले पाथ को फॉलो करता है, SN2 वाले पाथ को फॉलो करता है। इसको हमने ले लिया एक्सेस में। ठीक है, इसको ले लिया हमने एक्सेस में, तो हमें पता है यहां क्या होने वाला है, हमें पता है यहां क्या होने वाला है, EtNH2 सबसे पहले ये बनेगा, EtNH2 सबसे पहले ये बनेगा। फिर उसके बाद हमने क्या देखा कि इस पे आया लोन पेयर और ये है एक्सेस में, अगेन इसके मॉलिक्यूल से टकराएगा, फिर क्या बना देगा EtCl के साथ, ये बना लेगा EtN ET और यहां आ जाएगा H। बार बार HCl एलिमिनेट भी होता रहता है। ठीक है, -HCl -HCl। ठीक है, यहां पर HCl एलिमिनेट भी होता रहता है। फिर उसके बाद क्या होगा, अगेन सर हमने ले लिया EtCl। फाइनली 4 बार होने के बाद ये बन जाता है आपके पास कुछ इस तरीके का फोटो, कुछ इस तरीके का फोटो। देखो ET प्लस और यहां आ जाता है फिर बाहर एक Cl माइनस, है ना। क्या होता है ये, क्या होता है ये, हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन, हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन। फिर उसके बाद एग्जामिनर चुपचाप से यहां डाल देता है OH- और बोल देता है हीट कर दो इसको। ठीक है, OH- डाल देता है और हीट कर देता है, तो यहां मिल जाता है हमें हॉफमैन अल्कीन एज अ मेजर प्रोडक्ट। फिलहाल तो आपके पास सब जगह ET ही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर ये चारों अलग अलग होते तो उस केस में हम उसको बनाते जो कि कौन सा होता, हॉफमैन वाला होता। ठीक, ये शायद E1CB वाले मैकेनिज्म में आप लोगों को बताया जाता है। ठीक है, मैं भी वही बताता हूं इसको कि ये E1CB वाला है, वीक न्यूक्लियो जो लिविंग ग्रुप एबिलिटी है वो क्या होती है, कम हो जाती है उसकी वजह से। ठीक, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट तो था, वैसे आप लोगों ने पढ़ रखा है। यहां पर बस मुझे ये बताना था कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये स्ट्रांग होता है, वीक नहीं होता है। दिखने में लग रहा है कि यार वीक होना चाहिए था क्योंकि न्यूट्रल है, बट ऐसा नहीं होता। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, फिलहाल ये वाला मत करा देना, सिर्फ यहां तक ही रखना, टेट्रा इथाइल अमोनियम क्लोराइड। हो सकता था ऑप्शन में कहीं पे इथीन दिया होता और आप बना देते, नहीं, हमें सिर्फ यहां तक बनाना है क्योंकि उसके बाद हीटिंग नहीं करी है, किसी भी प्रकार की हीटिंग नहीं करी है, तो एलिमिनेशन मत करा देना। आंसर हो गया हमारे पास ऑप्शन डी। चलो अगला आ जाता है हमारे पास समवॉट रिलेटेड टू, ये ग्रिग्नार्ड है हमारे पास, CH3MgBr ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है और हमारे पास है इथाइल एस्टर। ठीक है, क्या है हमारे पास, इथाइल एस्टर। और पूछा जा रहा है कि बताओ कौन सा प्रोडक्ट मेजर में बनेगा, विच कैन बी फॉर्म्ड एज प्रोडक्ट एक्सेस। एक्सेस किसके लिए बोला है, एक्सेस आपको इसके लिए बोला है, एक्सेस आपको इसके लिए बोला है। तो बेसिकली क्या होता है एस्टर के साथ, अगर ग्रिग्नार्ड की रिएजेंट बताऊं, रिएक्शन बताऊं, तो हमारे पास मान लो कुछ इस तरीके का है। यहां पर मान लो आपके पास R प्राइम है, तो अगर इसके साथ मैं ग्रिग्नार्ड डाल देता हूं CH3, या फिर इसको भी कुछ और ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं R1MgX, मैंने ले लिया ग्रिग्नार्ड।
तो हमें पता है ग्रिग्नार्ड इज अ सोर्स ऑफ आर माइनस, ग्रिग्नार्ड इज अ सोर्स ऑफ आर माइनस, ये जाएगा अटैक करेगा, माइनस ऊपर जाएगा, माइनस लौटेगा, इसको बाहर निकाल देगा। डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, आर सी डबल बॉन्डो R1 प्लस आपके साथ मिल जाएगा R-O माइनस MgX। अगर पानी डाला हुआ होगा तो ये अल्कोहल बना लेगा तुरंत ही, ठीक है। अगर पानी नहीं डाल रखा है तो मैंने इसी को इस फॉर्म में छोड़ दिया। फिर आपके पास वापस से क्या होगा, फिर आपके पास वापस से R1 MgX जाएगा, क्योंकि मैंने लिया था इसको किस में, एक्सेस में। अभी मैं बताऊंगा इस टाइप से क्वेश्चन किस फ्रेम पे पूछा जाता है ना, पूछा जाता है। यहां पर माइनस आएगा, ये कीटोन पे भी अटैक करेगा, क्योंकि यहां लिविंग ग्रुप बन नहीं सकता, तो एक 3 डिग्री का अल्कोहल मिल जाएगा। डायरेक्टली लिख रहा हूं, एक 3 डिग्री का अल्कोहल मिल जाएगा। क्लियर है, एक 3 डिग्री का अल्कोहल हमें देखने को मिल जाता है। अब हमें देखना है कि एस्टर के साथ हमने अगर लिया था कौन, CH3MgBr, तो इथाइल एस्टर है। तो ये फोटो कैसा दिखने वाला है, फाइनली ये दिखेगा RCOH R1 और R1। इसको आप डायरेक्टली याद मत रखना कि सर ऐसा होता है, आप बना बना के देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। तो दो तो CH3 लगे हुए होने चाहिए। अच्छा देखो, समझदारी देख रहे हो, फिशर प्रोजेक्शन बना रखा है ना, समझदारी देख रहे हो, फिशर प्रोजेक्शन बना रखा है, जबकि एक भी कायरल कार्बन नहीं है इनमें से। यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, कोई भी कायरल कार्बन नहीं है, इसको छोड़ के, ये वाला है, ठीक है। इसको छोड़ के कोई कायरल कार्बन नहीं है, बाकी सबके फिशर प्रोजेक्शन ऐसे ही मजे देने के लिए बना रखे हैं ना, मजे लेने के लिए बना रखे हैं। तो अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देखें, हमने लिया था इथाइल एस्टर, हमने क्या लिया था, इथाइल एस्टर लिया था। तो इथाइल एस्टर के हिसाब से हमारा आंसर होना चाहिए कौन सा, कौन सा होना चाहिए इथाइल एस्टर के हिसाब से हमारा आंसर, देखो CH2 CH3 CH2 CH3 और OH CH3 CH3 CH3, आई गेस आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर। ग्रिग्नार्ड से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट बात मुझे बतानी थी वो ये है, सवाल पूछा जाता है ग्रिग्नार्ड में कि बताओ कितने मोल्स ऑफ ग्रिग्नार्ड कंज्यूम हुए फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। जैसे लेट सपोज करो मेरे पास है इस टाइप का है, SHOH, यहां डाला मैंने CH3MgBr, और ये फर्स्ट में डाला और फिर डाल दिया H+ सेकेंड में, और मुझे प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें सबसे ज्यादा गलतियां होती है स्टूडेंट्स की, SH और अगेन OH, ठीक है, इस तरीके का है, थोड़ा सा हौच पौच हो रखा है। ये जो आपको मॉलिक्यूल दिया था उसमें ग्रिग्नार्ड डाला गया, फिर उसके बाद वापस से आपको सेम मॉलिक्यूल देखने को मिल रहा है और पूछा जाता है कि बताओ यहां पर कितने मोल्स कंज्यूम हुए थे। लिख देगा X, बोलेगा कितने मोल्स या कितने इक्विवेलेंट ग्रिग्नार्ड के कंज्यूम हुए थे। तो यहां पर यार दिमाग लगाना है थोड़ा सा, यहां पर दिमाग लगाना है कि उसने दिया क्या क्या हुआ है, उसने दिया क्या क्या हुआ है। तो बेसिकली क्या हुआ होगा, CH3 माइनस गया होगा, यहां से हाइड्रोजन चुरा लिया होगा, एसिडिक, ये दोनों क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं, तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है। सेम यहां पर भी यहां से छुड़ा लिया होगा, तो दो जगह से उसने 2H+ निकाल लिए और CH4 बना लिया, और CH4 बना लिया। लेकिन अगर आपने ध्यान दिया हो तो उसने H+ भी डाला हुआ है। सर उससे क्या होगा, जैसे ही यहां पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, ये तुरंत H+ से एसिडिफिकेशन के बाद वापस से ये फोटो बना लेगा, और यहां पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स आंसर देते हैं 0। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का आंसर यहां पर होता है कि 0 मोल्स ऑफ ग्रिग्नार्ड कंज्यूम हुए, क्योंकि ये फोटो पहले भी ऐसा था, बाद में भी ऐसा है। तो ग्रिग्नार्ड ने रिएक्ट ही कहां करा, रिएक्ट करा है, लेकिन आपको यहां दिख नहीं रहा है, H+ भी है, तुरंत ये दोनों क्या करेंगे, H+ को गेन कर लेंगे और वापस से इसी फॉर्म में आ जाएंगे। तो इसका आंसर 0 नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, 2 मोल या 2 इक्विवेलेंट होगा। इसीलिए इसको बताना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था रिलेटेड टू ग्रिग्नार्ड। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो बोला है द रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन इज, हमें साफ साफ दिख रहा है कि यहां पर एलिमिनेशन हो रहा है, ठीक है, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन तो हो रहा है। तो अगर मैं आपको बताना चाहूं, तो अगर मैं आपको बताऊं तो यहां Br था,
यहां Br था, यहां पर एक हाइड्रोजन, यहां पर एक हाइड्रोजन, एक और आपने डाला एल्कोहलिक क्यूएच। तो हमें पता है एल्कोहलिक क्यूएच से तो एलिमिनेशन होता है। एक बार आपने क्या कर दिया, एलिमिनेशन करा दिया, एक बार आपने HBr यहां से हटा दिया। ठीक है, आपने यहां क्या करा, Br माइनस को हटा दिया, जैसे भी होता है। फिर उसके बाद यहां क्या हो गया, यहां बन जाएगा इस तरीके का फोटो, CH2, यहां पर हाइड्रोजन और यहां पर ब्रोमीन। क्या ये वाला जो प्रोडक्ट है, जो ये प्रोडक्ट यहां पर बना है, क्या ये एल्कोहलिक क्यूएच के साथ वापस से रिएक्शन करने पर इथाइन दे देगा क्या? इंपॉर्टेंट इसमें यही है कि ये होता है या नहीं होता है। क्या मुझे वापस से इथाइन देखने को मिलेगा? क्या मुझे वापस से, अगर इसी से रिएक्शन कराई वापस से, तो क्या मुझे इथाइन देखने को मिलेगा? नहीं बेटा, यहां पर ये नहीं हो सकता है। यहां पर अब ये वाली जो पॉसिबिलिटी है ये कम हो चुकी है। इसके लिए मुझे लेना पड़ेगा इससे भी ज्यादा अच्छा बेस। अल्कोहलिक क्यूएच अल्कीन बनाने तक अच्छा होता है, लेकिन अगर आपको अल्कीन से अल्काइन बनाना है तो अल्कोहलिक क्यूएच उस जगह पर फेल हो जाता है। उस जगह पर अल्कोहलिक क्यूएच क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। और अगर फेल हो गया तो यहां डाला जाता है क्या, NaNH2, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है। अगर आप लोगों ने एल्डोल पढ़ ली है तो उसमें आपको इसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं मिला होगा। ये एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, इसकी वजह से अब क्या हो जाएगा, यहां पर अल्कीन जरूर बन जाएगा। तो देख के लगता है कि यार ऑप्शन ए होना चाहिए था, अल्कोहलिक क्यूएच 2 बार करा दो काम हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए अल्कोहलिक क्यूएच फॉलोड बाय NaNH2 होना जरूरी है। तो आंसर हो जाता है बी, अल्काइन अल्केन से अल्कीन बनाना है ना, अल्कोहलिक क्यूएच से आसान काम है, लेकिन अल्कीन से अल्काइन बनाना है तो अल्कोहलिक क्यूएच उधर काम नहीं करेगा। आपको एक और स्ट्रॉन्ग बेस लाना पड़ेगा और वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है हमारे पास NaNH2। ठीक है, अगर मैं इसको इधर इनिशियली ले लेता तो भी मेरा काम हो जाता, बट ऑप्शन ऐसा दे रखा है अल्कोहलिक क्यूएच फॉलोड बाय NaNH2। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, सो दिस वाज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला आता है द टोटल नंबर ऑफ अल्कीन्स पॉसिबल बाय डिहाइड्रोब्रोमिनेशन ऑफ 3 ब्रोमो 3 साइक्लोपेंटाइल हेक्सेन। बहुत लंबा सारा है, बहुत लंबा सारा। चलो देखते हैं। पहले बनाना है हेक्सेन, लो 6 कार्बन लगा दिए। अब बोला 3 पर ब्रोमीन लगा दो, 3 पर ब्रोमीन लगा दो, और 3 पर ही आप क्या लगा दो, साइक्लोपेंटाइल लगा दो। बोला है अल्कोहलिक क्यूएच से रिएक्शन कराने पर कौन कौन से जो आपके पास प्रोडक्ट्स है, कितने आपको प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं, और ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको यहां पर पॉसिबिलिटी दोनों की देनी पड़ेगी। अगर ज्योमेट्रिकल भी मिल जाता है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, साफ साफ मुझे दिख रहा है कि 3 पॉसिबिलिटी तो मेरे पास है ना, 3 पॉसिबिलिटी तो मेरे पास है। तो तीनों पॉसिबिलिटी बना लेते हैं एक एक करके। C डबल बॉन्ड है ना, इधर हो जाएगा। पहले ये वाला ले लेते हैं, फर्स्ट वाला, फिर सेकंड वाला और फिर थर्ड वाला। तो फर्स्ट वाले से जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा इस तरीके का, यहां पर एक साइक्लोपेंटीन ही रह जाएगा, सॉरी साइक्लोपेंटाइल ही रह जाएगा। ठीक ठीक, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकता है? क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है? हाँ सर, बिल्कुल कर सकता है। तो उसका अपन सिस और ट्रांस दोनों इंक्लूड करेंगे। क्लियर है? चलो, तो ये हो गया फर्स्ट वाला। तुरंत के तुरंत अपन जल्दी से अब सेकेंड वाला बनाते हैं। C डबल बॉन्ड C, ये हो गया, और यहां पर आपने लगा दिया एक इस तरीके का ग्रुप। क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। तो यहां से भी हमें 2 मिलने वाले हैं। ठीक है, ये फर्स्ट के हिसाब से हो गया, ये सेकंड के हिसाब से हो गया। अब ले लेते हैं थर्ड के हिसाब से, दैट इज योर इस वाले हाइड्रोजन के हिसाब से। तो ये फोटो दिखेगा कुछ इस तरीके का। ठीक, इस तरीके का फोटो आपको दिखेगा। 1 मिनट, सही है, बिल्कुल सही है ना, ये प्रॉपर है आपका आंसर।
चलो क्या ये जीआई शो कर सकता है? नहीं। तो चलो काउंट देख लेते हैं। यहां से मिलेगा एक प्रोडक्ट, ठीक है, अंडरलाइन मार देता हूं, नहीं तो रेड पेन ले लेते हैं अपन। यहां से मिलने वाला है एक प्रोडक्ट, ठीक है, यहां से मिलने वाले हैं 2 प्रोडक्ट, यहां से भी मिलने वाले हैं 2 प्रोडक्ट, टोटल 5। आंसर हो गया आपका ऑप्शन सी। यहां पर एक जो कंफ्यूजन आता है वो आता है कि सर जो E2 होता है वो तो एंटी एलिमिनेशन होता है ना सर, जो E2 होता है वो तो एंटी एलिमिनेशन होता है। सर अगर वो एंटी एलिमिनेशन होता है तो फिर सिर्फ ट्रांस ही बनना चाहिए, सिस क्यों बनता है? सर सिर्फ ट्रांस ही बनना चाहिए, फिर वो सिस क्यों बनता है? तो बेटा अगर आपने ध्यान दिया हो तो इस बॉन्ड और इस बॉन्ड के अबाउट हमेशा क्या हो रहा है? हमेशा क्या हो रहा है? रोटेशन हो रहा है, क्योंकि ये सिंगल बॉन्डेड सिस्टम है, यहां पर किसी भी तरीके का साइक्लिक कंस्ट्रेंट नहीं है। तो यहां पर हमेशा क्या हो रहा है? रोटेशन हो रहा है। रोटेशन हो रहा है तो आपको अलग अलग कॉन्फॉर्मेशंस देखने को मिलते हैं। जब भी एंटी पेरिप्लेनर आपको ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी, है ना, जो एंटी पेरिप्लेनर मिलती है ना E2 के केस में, एंटी पेरिप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट अगर बन जाएगी तो उस केस में हम बोल देंगे कि हां एलिमिनेशन हो जाएगा। अब वो सिस अल्कीन बनता है या फिर ट्रांस अल्कीन बनता है, उस बात का जजमेंट अपन किससे करेंगे? उसका कॉन्फॉर्मेशन बना के। E2 से एंटी एलिमिनेशन होता है बोलना बिल्कुल सही है, लेकिन हम हमेशा बोलें कि सर E2 से तो हमें हमेशा ट्रांस ही मिलना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ऐसा कोई जरूरी वाली बात नहीं है। E2 से आपको सिस भी मिल सकता है, ट्रांस भी मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्फॉर्मेशन, कि वो जो कॉन्फॉर्मेशन बन रहा है उसमें हेलोजन और हाइड्रोजन दोनों एक प्लेन में लाई करने चाहिए और दोनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए? अपोजिट होने चाहिए। तो इसकी जो स्टडी है कि वो प्रोडक्ट बनता कैसे है, वो कॉन्फॉर्मेशन से आता है, ठीक है। तो दिमाग में रख लेना, E2 एंटी एलिमिनेशन होता है, लेकिन E2 से हमेशा हमें ट्रांस अल्कीन ही मिलेगा, सिस नहीं मिलेगा। तो ये बोलना गलत होता है। वो डिपेंड करेगा किस पे? कॉन्फॉर्मेशन पे। ओके, तो इसका आंसर हो जाता है सी। सो दैट्स ऑल फॉर द हैलोजन डेरिवेटिव्स, है ना। हैलोजन डेरिवेटिव्स एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चाहे आप नीट के एस्पेक्ट में जाओ, चाहे आप जेई के एस्पेक्ट में बात करो मेंस में, या फिर एडवांस में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है SN1, SN2, E1, E2 को लेकर। यहां पर जो दिक्कत आती है वो आती है कि कंफ्यूजन होता है कि कौन सी रिएक्शन होगी। उसके लिए आप अपने जो भी रिएजेंट्स हैं उनको देखो, आप सबस्ट्रेट्स को देखो, तभी आपको पता चलेगा कि क्या होगी। इन क्वेश्चन से मैक्सिमम जो मैंने चीजें थी वो बताने की कोशिश की है कि भाई आप E2 के अंदर एंटी एलिमिनेशन बोलते हो तो हमेशा ट्रांस नहीं बनाओगे, वो डिपेंड करेगा उसके कॉन्फॉर्मेशन पर, कि उसके कॉन्फॉर्मेशन में हाइड्रोजन और हैलोजन या फिर हाइड्रोजन और लीविंग ग्रुप दोनों एंटी पोजीशन पे कब आ रहे हैं। SN2 के केस में ये बोलना कि कॉन्फ़िगरेशन बदल जाएगा, R का S हो जाएगा, हमेशा ऐसा ट्रू नहीं है। कभी कभार देखा जाता है कि R का R ही रह जाता है, क्योंकि वो बात डिपेंड करती है कि प्रायोरिटी पर आने वाले ग्रुप की और जाने वाले ग्रुप की। लेकिन ये कह सकते हैं कि अगर वेज पे था तो डैश पे आएगा, और अगर डैश पे था तो वेज पे आएगा। क्लियर है? तो ये था आज के सेशन की समरी। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा देना यार, ताकि आपके पास आगे आने वाले चैप्टर्स के और आगे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच जाए। फिर भी तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।